मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज हम लोग ग्रेविटेशंस का सेकंड लेक्चर है, क्लास 11 का ग्रेविटेशन चैप्टर। भैया फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, जाके देखो, बहुत इंपॉर्टेंस है। आज हम लोग ग्रेविटेशंस लॉ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें आपका सेकंड लेक्चर है 5.3 यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल, हाँ, ब्रह्मांड के लिए सब तरफ जो जी की वैल्यू होती है भैया, वो ब्रह्मांड में कहीं पे भी जाओ वो हमेशा सेम होती है। तो चलो बच्चों, हम लोग आज के वीडियोस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहां पे ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया सरफेस ऑफ द अर्थ पे। जैसे कि हम लोगों को पता है, गैलीलियो ने एक बहुत बड़े पिसा नाम के जो टावर था उस पे जाके दो चीज रिलीज की, तो देखा गया कि वो दोनों भी एट ए टाइम सेम टाइम पे नीचे आएगी थी। दोनों का मास अलग था, सब बस यही भैया। टाइको ब्रा कुछ नाम याद आ रहे, कुछ के प्लस लॉ पढ़ाए थे मैंने, याद आ रहा है कुछ? ओके, तो ऐसे ही हमारे न्यूटन जी आ गए और न्यूटन साहब ने कुछ लॉज दिए और उन्होंने इसके बारे में, न्यूटन ने जो स्टडी की मोशंस ऑफ द मून अराउंड द अर्थ के बारे में, तो करीब करीब वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है ऐसा मान के उन्होंने कहा दिया है क्या, कि अगर अर्थ हमारी यहां है बीच में, यह अर्थ है भैया, तो मून जो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, तो उसके लिए कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जाके ऐसे ही कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए जो पीरियड कहते टी लिखते हैं उसके लिए, तो वो है टाइम 27.3 डेज। ठीक है, इतने डेज लगते हैं ऐसा कहा। और आर से, यहां से ये जो अर्थ का सेंटर, देखो भैया कभी भी ध्यान देना है, और मून का सेंटर का जो डिस्टेंस है वो उन्होंने 3 पॉइंट लगभग यहां पे 10⁵ किलोमीटर, मतलब 3,85,000 किलोमीटर ऐसा मानते हैं। अब ये करीब करीब होता है, कोई एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट वैल्यू पढ़ोगे तो बोलोगे यार नायक सर आप गलत पढ़ाते हो। नहीं, ये मैं अप्रॉक्सिमेटली की वैल्यू की बात कर रहा हूं, और वो किलोमीटर में, मैं मीटर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये उन्होंने सबसे पहले कहा, उन्होंने बोला एक बात ध्यान रखो, मैंने 10th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाया था, कुछ फार्मूले बताऊंगा। न्यूटन का लॉ है एफ इज इक्वल टू एम है भैया। ये कहां से है? न्यूटन का सेकंड लॉ है, फोर्स चेंज इन मोमेंटम होती है, इससे ये लॉ मिला है। ये क्या है? एक्सेलरेशन, लेकिन कौन सा है भैया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो सेंटर से रिवॉल्व करे, मतलब कोई चीज गोल घूमती है तब सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, मतलब उसका फोर्स सेंटर के तरफ हो। समझ में आ रहा है? तो ये था यहां पे आर ओमेगा स्क्वायर, अगर वैल्यू पुट की जाए तो एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ओके, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। सबसे पहले यहां पे जो फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में कोई भी चीज घूमती हो तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंटर के तरफ फोर्स हो। बात समझ आया? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है, न्यूक्लियस सेंट्रीपिटल फोर्स है भैया। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता, किसी के कारण प्रोवाइड किया गया वाला फोर्स है। हाँ सर, कैसे? एक रस्सी ले लो, गोल घुमाओ, जुम जुम। देखो मैं एक यहां पे ले रहा हूं, मेरा हेडफोन ही, मैं ऐसे घुमा रहा हूं, जुम 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 जुम। मतलब क्या है भैया? इसके ऊपर एक टेंशन आता है, टाइट होती है, तो टेंशन के कारण सेंटर के तरफ ये चीज खींच पा रहा हूं मैं, तो ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। किसने प्रोवाइड किया? टेंशन ने। बात समझ में? अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन क्यों हो रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स है। तो इस ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जो गोल चीज घूम रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। यहां पे भी मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये फोर्स है हमारे पास एम आर ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अगर आपको ये लेक्चर नहीं समझ में आते भैया, तो आप लोगों को क्लास 10th फिजिक्स ज्ञान ग्रेविटेशन चैप्टर डालो, मिल जाएगा। उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। अब नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। चलो बात समझ में आ रही है? मैंने बोला एक काम करते हैं, अभी सर न्यूटन का लॉ है एफ इज इक्वल टू एम ए, तो दोनों फोर्स है, एफ की वैल्यू पुटअप करता हूं तो एम ए इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर।
तो भैया मास से मास को मरवा दो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल रहा है आर ओमेगा स्क्वायर। भैया इस एक को कहते हैं क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब इसका जो एक्सेलरेशन हो रहा है मून का, एक्सेलरेशन समझते हो ना, इसकी स्पीड चेंज होना है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये है, हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन बोलना चाहिए यहां पे मेरे ख्याल से, है ना। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन, है ना, मून एंड अर्थ। लेकिन कैसे भैया, ये सेंट्रल टू सेंट्रल, देखो सेंटर टू सेंटर, मून का सेंटर और इसका अर्थ का सेंटर का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। और ये भैया एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ये मून गोल घूम रहा है इसलिए एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर है। ये वर्डिंग में लिखा है मैंने, बाकी कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है? बढ़ना आगे, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। चलो मैंने क्या बोला, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशंस करना, उसका नाम रखते हैं हम लोग क्या क्या रखते हैं, पीरियड। उसका नाम क्या होगा, पीरियड। तो पीरियड कैसे निकालते हैं, देखो इसका तो पीरियड हम लोगों को 27.3 डेज है, पता लगा है। पीरियड क्या होता है एक्चुअल में, स्पीड की डिफाइन होती है भैया डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो ये गोल घूम रहा है तो इसको स्पीड होंगी, तो स्पीड का फार्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कैसे, गोल घूम रहा है, ये गोल घूमना मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, 8 में पढ़े होंगे। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है टॉई स्क्वायर और टी। मुझे पीरियड निकालना है इसलिए टॉई स्क्वायर बाय वी। और एक v का रिलेशन होता है v का और एंगुलर वेलोसिटी का, मतलब v मतलब लीनियर वेलोसिटी है, और ओमेगा एक रिलेशन है। आपको नहीं है मुझे पता है, अगले साल आपको रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर में पढ़ना है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी स्ट्रेट जाने वाली और गोल घूमने वाली जुम 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 जुम। तो ये रिलेशन मिलता है भैया। मैंने बोला वैल्यू पुटअप करते यार, कर दो फिर, टॉई स्क्वायर यहां पे आर ओमेगा, आर से आर मर गया, तो यहां पे हमारे पास t इज इक्वल टू टॉई स्क्वायर बाय ओमेगा फार्मूला मिल रहा है। तो ओमेगा क्या मिलेगा, टॉई स्क्वायर टी, बस दोनों का मतलब एक ही है, इंटरचेंज कर सकते हो ना। तो मतलब एक काम करते हैं कि ओमेगा की वैल्यू पुटअप करते हैं यहां पे इस इक्वेशन 2 में। चलो करो फिर, a इज इक्वल टू आर, ये होगा टॉई स्क्वायर बाय टी का स्क्वायर। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल रहा है। ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां पे मुझे मिल रहा है। किसी ने कहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ मून टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन हो रहा है इसका, लेकिन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द, कितना हो रहा है एक्सेलरेशन, निकालो सर बाय कैलकुलेशन। मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि इन दोनों का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वाला 3.85 10⁵ किलोमीटर है। तो मैं पहले सबसे पहले यहां पे r की वैल्यू लिख रहा हूं 3.85, है ना, 10⁵ किलोमीटर। इसको मीटर में करो, 3.85 10⁵ 10�3 मीटर। देखो 1 किलोमीटर पता है आपको, 1 किलोमीटर मतलब कितना, 1000 मीटर। 1000 मतलब 10⁵ भैया, अरे 1000 मतलब 10 का क्यूब 1000 होता है ना, तो ये हो गया। उसके बाद में पीरियड किसका, मून का, तो मून का पीरियड है 27.3, यहां पे डेज समझते हो ना, दिन, अरे। तो ये पीरियड किसका, ये रिवॉल्यूशन, कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन करने में लगने वाला समय, किसको, अर्थ को। तो मैंने बोला एक काम करते हैं 27.3, इसको करेंगे डे, पहला डे हो गया। डेज को करते हैं मिनट, मिनट मतलब 60 से, मिनट को करते हैं भैया सेकंड, क्योंकि हमारा SI यूनिट सेकंड है। पहला चैप्टर देख लेना, यूनिट एंड मेजरमेंट। डेज ये कोई SI यूनिट नहीं है, सेकंड है। देखो पहले इसको डेज, बाद में मिनट, बाद में सेकंड। डेज का ये डे है, बाद में घंटा आर, मिनट सेकंड। समझे, कोई टेंशन है भैया, बढ़ना आगे, मैं आगे बैठ रहा हूं। चलो 1 2 3 4, चलो एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले आर की वैल्यू मेरे पास क्या है, डाल देना है यहां पे डायरेक्टली, 3.85 इंटू 10⁵, देखो ये 5 और ये 3, 10⁸ लिख सकते डायरेक्टली, बेस से में रहा तो पावर की एडिशन होती है। बचा है 2 का स्क्वायर होता है 4, यहां पे पाई का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है भैया, देखो 2 का स्क्वायर 4 पाई का, आप t का स्क्वायर,
तो टी कितना इतना बड़ा है 27.3, 24, 60 मल्टीप्लाई 60 इसका स्क्वायर। इसके सभी के कैलकुलेशन करने के बाद उनको 0.027 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इतना एक्सेलरेशन मिला है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब कोई भी, जैसे कि एक मार्कर देखो, इस मार्कर को रखो तो इस मार्कर को ऊपर फेंको, जूम नीचे आ रहा है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन है ना वो है भैया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बात समझे ना? ये जो इतने एक्सेलरेशन से, अब बोलेंगे सर जी हाँ इसको ही जी कहते हैं। अरे ए को ही जी कहते हैं क्योंकि ये ग्रेविटी है, इसलिए ए को जी भी कहा जाता है। मतलब किसी ने कहा कि सर ये जो मून है, मून आपका जो मून है ये सेंटर की तरफ कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो आप कहोगे 0.027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे ख्याल से और एक जीरो है, सॉरी भैया, सॉरी बताते नहीं है आप, ठीक है। इतने मतलब बहुत छोटी वैल्यू होगी ना ये जो एक्सेलरेशन है एज कंपेयर टू द ऑन द अर्थ सरफेस पे। अगर ये चीज कोई सरफेस पे हो, अर्थ, ये अर्थ है आपकी, ठीक है ना, अर्थ सरफेस पे हो तो इसकी ग्रेविटी ज्यादा है भैया, इसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा इस कंपेयर में। और मून का जो एक्सेलरेशन है टुवर्ड द सेंटर, देखो ये भी सेंटर की तरफ इसका जो एक्सेलरेशन है ये है, और मून का जो है वो बहुत ही कम है 0.027 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब ये बहुत बहुत कम है देखा जाए तो। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? ये किसका एक्सेलरेशन है? ये मून का एक्सेलरेशन, ये ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है टुवर्ड द सेंटर। कहां? लेकिन ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे। एक्चुअली भैया अर्थ सरफेस पे भी ग्रेविटी अलग अलग होती है, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू द डेप्थ। मतलब हर चीज पढ़ने वाले अगले लेक्चर, लेकिन पहले समझ लो ये मून के लिए एक्सेलरेशन है टुवर्ड द सेंटर की तरफ, और ये इसका एक्सेलरेशन है ऑन द अर्थ सरफेस पे। अच्छी बात है सर, ये कैलकुलेशंस थे, ठीक है। आपको फार्मूले याद करना पड़ेगा भैया, इस फार्मूले पे फोकस करें, ठीक है ना। कैसे फार्मूले निकालते मैंने आपको बता दिया, मेरा काम यहीं तक था। चलो हमने बोला कि एक काम करते हैं कि इस एक्सेलरेशन का रेशियो निकालते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना लेकिन, ठीक है ना। तो हमने बोला कि क्या करेंगे, तो ये है भैया ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन और ये ही मून का। मैंने बोला एक काम करते हैं, रेशियो निकालते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ मून। तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है भैया 9.8, आपको पता है हमेशा लिखते होंगे, है ना, ग्रेविटी जी की वैल्यू लिखते होंगे आप लोग, डिवाइडेड बाय 0.0027। इनका कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग करना है तो कर सकते हैं, 98 10⁻1 है, और ये 27 4 है 10⁻4 है, समझते हो ना? अरे समझ में आ रहा है क्या भैया? तो ये इसका जो रेशियो है अगर लिखा जाए तो मुझे लगता है कि 98 डिवाइड बाय 27 इंटू 10⁻1, ये ऊपर जाने के बाद +3 होता है, +4 सॉरी। बात समझ में आ रही है? माइनस का पावर ऊपर जाने से प्लस का माइनस होता है, उल्टा करना है हमेशा। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, दिख रहा है आपको या मेरा लिखना चालू है, आपको दिखाई ना दे? नहीं दिख रहा है। तो इनका जो रेशियो मिलेगा, देखो मेरे ख्याल से 3 कुछ तो ऐसे मिलने वाला है, अप्रोक्सीमेटली निकालूंगा मैं यहां पे, ठीक है ना। तो 27 3 करेक्ट भैया, 91 ना, हाँ ऐसे कुछ होता है। अच्छी बात है सर, ठीक है। अब जाता नहीं है पॉइंट, ऐसे कुछ तो 6 जाता है मेरे ख्याल से, देख लेना आप, क्योंकि यहां पे बचते हैं 7, ठीक है ना, ऐसे कुछ तो हो जाता है, 700 कुछ तो हो जाएगा, ठीक है, देख लेना आप, ओके। ऐसा कुछ तो जाता है, और यहां पे 10⁻3 होता है। मतलब यहां पे ये मिलता है इसका आंसर, अप्रोक्सीमेशन आंसर, ये कोई पक्का आंसर नहीं है। मतलब ए एक्सेलरेशन ऑफ यहां पे ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ मून का अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन, हाँ ये कोई फिक्स नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इतना मिल रहा है। और अब बोलेंगे सर यहां पे -1 +4, तो 4 में से 1 गए तो 3 से शिफ्ट करना था, तो एक ही था, और 2 जीरो दे तो ये मिल जाएगा। मतलब अगर आपने रेशियो निकाला किसका, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू द एक्सेलरेशन ऑफ मून, इनका रेशियो इतना मिलेगा। अच्छी बात है सर, क्यों निकाल रहे बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ओके। इसका रीजन है मेरे पास बाद में। उसके बाद में मैंने क्या किया कि डिस्टेंस का रेशियो निकाला, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम मून की, ठीक है, ये और निकालेंगे वैसे, डिस्टेंस फ्रॉम मून टू द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब मून से निकाला मैंने,
वहां पे आपका जो है डिस्टेंस ऑफ मून है ना, डिस्टेंस ऑफ मून है, सॉरी डिस्टेंस ऑफ मून, ठीक है, कहां से, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, एक बात समझ लो, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का निकालेंगे आप, ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो एक बात पता होना चाहिए इससे, डिस्टेंस ऑफ मून तो सेंटर ऑफ द अर्थ, मैं यहां पे छोटी सी डायग्राम निकालूंगा, समझ लेना, ठीक है। तो ये अपनी अर्थ है भैया, ठीक है। अर्थ का रेडियस कितना है पता है आप लोगों को, हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं यहां पे रेडियस ऑफ अर्थ एक्चुअल में 6400 किलोमीटर, एक्चुअली इतना होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मतलब मानते हैं ऐसे, एक्चुअल में तो 6378 है। मैंने कुछ गलत किया, गलत तो नहीं किया मैंने, ओके, हाँ चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो ये जो होता है डिवाइडेड बाय 6378 किलोमीटर, और ये जो डिस्टेंस है मेरे ख्याल से अपन ने लिया था यहां, देखो ये डिस्टेंस यहां किलोमीटर में मिल रहा है यहां पे, मतलब 3.8 10⁵ किलोमीटर, इनका रेशियो निकाला गया, डिवीजन देखो, डिस्टेंस फ्रॉम मून फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर मून है यहां पे, ये मून है, तो मून ऐसा घूम रहा है, ये मेरी अर्थ है, यहां से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस गिनना है, तो सेंटर से मून तक जो डिस्टेंस है भैया वो 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर, और ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, ऑब्जेक्ट कहां, अर्थ सरफेस पे, तो इसकी दूरी इतनी, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ इतना है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद वो 60 अप्रोक्सीमेटली मिल रहा है। मैंने बोला एक काम करते यार, ये रेशियो और ये रेशियो उल्टा है, ये रेशियो ऑब्जेक्ट बाय मून का है, और ये मून बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ बोलो या जहां से बोलना बोलो, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ही बोलना पड़ेगा, लिखा है तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा क्यों निकाल रहा हूं, क्या रीजन है भैया, ये इसके कितने मल्टीप्लाई टाइम्स है, कुछ समझ में आ रहा है भैया, ये जो रिलेशन, इस रिलेशन से कुछ कंपैरिजन में है क्या, ये इसका स्क्वायर है, ये 60 का स्क्वायर 3600 स्क्वायर होगा कि नहीं, कुछ दिमाग लगाओ, कैलकुलेशन किए गए भैया, कैलकुलेशन में यह पाया गया है कि ऑब्जेक्ट का जो भी, ऑब्जेक्ट और मून का एक्सेलरेशन का रेशियो, और डिस्टेंस ऑफ मून और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ का रेशियो का कुछ रिलेशन लग रहा था इसमें, और उन्होंने देखा, क्या देखा कि ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ मून का, ये इस चीज से इसका स्क्वायर किया तो ये चीज मिल रही है, इसका स्क्वायर करो तो ये मिलेगा कि नहीं। मैंने मतलब मुझे ये बताना है कि डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ और ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ का अगर स्क्वायर किया जाए, क्या किया जाए, स्क्वायर किया जाए, तो रिलेशन मिल रहा है। देखो इसका 60 का स्क्वायर करो, क्या मिलने वाला, 3600 मिलेगा। देखो इसका स्क्वायर करो, ये मिलेगी वैल्यू, मतलब ये रेशियो इसका है कि नहीं है, इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई इन सभी चीजों से। आप लोग इसको नोट डाउन करें क्योंकि मुझे कुछ चीजों को मिटाना पड़ेगा मजबूरी में, ठीक है। ओके, दिखाई तो दे रहा है आपको, मतलब इस चीज को मैं मिटाने जा रहा हूं ताकि आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो मैंने देखा यार ये कुछ ना कुछ तो रिलेशन है इसका, क्या रिलेशन है। मैंने देखा कि सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का, किसका, ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट के रिलेशन के साथ ऑब्जेक्ट का ही रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल लग रहा है, मतलब 1 डिस्टेंस का स्क्वायर है। मतलब हम लोग डिस्टेंस यहां पे r मान रहे तो r लिख सकते हो, देखो ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते इसको, मतलब उल्टा है ना भैया, बात समझ में। ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ से अर्थ से रिलेशन है, लेकिन इनवर्सली है, 1 डिवाइडेड बाय, इसको इनवर्सली बोलते हैं, 1 डिवाइडेड बाय।
अगर इसके साथ इसका रिलेशन लिया तो देखो उल्टा रिलेशन है, लेकिन कैसे है भैया, स्क्वायर के फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में। मतलब भैया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भैया स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब आप लोग आर से जितना दूर 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 जाओगे उतना हमारा एक्सेलरेशन जो है उतना कम कम होते जा रहा है। देखो हम लोग आर सरफेस पे तो एक्सेलरेशन ज्यादा 9.8 है, और दूर गए मून दूर है ना, कितना है, नियर अबाउटली 3,85,000 किलोमीटर, सॉरी मीटर है ना, हाँ किलोमीटर में भी बताया तो बता सकते, कोई नहीं, किलोमीटर में इतना बहुत दूर हो गया भैया। मतलब मुझे यह बताना है इस मॉरल ऑफ द स्टोरी से कि भैया एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर। मतलब जितना दूर जाओगे उतना एक्सेलरेशन कम 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 होते रहता है। मतलब दूर जाओ और भी एक्सेलरेशन कम, एक्सेलरेशन कम, एक्सेलरेशन कम होते रहेगा। तो इस क्वेश्चन से यह समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर होता होगा भैया, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए एज पर माय व्यू। तो हमारे पास फार्मूला तो है एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूं मैं, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और ए की वैल्यू है आर का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? मतलब फोर्स डिपेंड करता है मास पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मैं जा रहा हूं भैया, मैं ग्रेविटेशनल लॉ के तरफ मैं अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, उसकी अप्रोच दे रहा हूं। अच्छी बात है। मुझे बताओ, अगर ये चीज, मतलब ये अर्थ है हमारी और यहां पे मून है भैया, ये मून है, जैसे अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वैसे ये भी फोर्स लगाता है। मतलब जैसे मून अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है वैसे अर्थ भी मून के ऊपर फोर्स लगाता है। तो इसका मास होगा स्मॉल एम और इसका मास ऑफ द अर्थ होगा कैपिटल एम। मतलब भैया हम लोग इसको कैपिटल एम से भी दिखा सकते हैं और ये स्मॉल एम। बात समझ में आ रही है? मतलब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, तो एफ इक्वल टू लिखने के लिए कुछ कांस्टेंट टर्म लिखना पड़ती है, तो मैंने जी लिखी है, कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। भैया यही फार्मूला मैंने 10th में लिखा था, जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है? मतलब क्या है? देखो बच्चों, अब मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ाने जा रहा हूं आपको। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलो। ठीक है? दोनों का मतलब एक ही। मतलब मुझे यह बताना है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मैटर्स पार्टिकल। मतलब क्या है, अब मैं समझा के दे रहा हूं आप लोगों को, इसको मिटाना चाहता हूं मैं। ठीक है? और मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, आप लोग नोट डाउन स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो। ऐसे ही नोट्स बनाना, खुद की नोट्स खुद बनाने वाले ही बच्चे सक्सेस होते हैं, है ना? किसी के नोट्स के ऊपर डिपेंड मत रहना। आप लोग देखो, मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब मैं ये कह रहा हूं, अगर यूनिवर्सल में कोई भी दो मासेस है तो इन दो मासेस का प्रोडक्ट फोर्स डिपेंड करता है, और ये जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है। ये भैया मास टू मास का डिस्टेंस नहीं है, यहां से यहां नहीं है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कहां से है? यहां से डिस्टेंस टू यहां तक। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। न्यूटन लॉ भैया, F इज इक्वल टू एम ए। देखो, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो इक्वल टू लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं इसके, F इज इक्वल टू लिखना है तो G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यही है भैया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। बात समझ में आ रही है? यही न्यूटन्स का लॉ है, और मैंने आप लोगों को इसके पहले ही प्रूव करने की कोशिश कर रहा था मैं, और वही प्रूफ हो गया। मतलब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये जो फोर्स है ना भैया, ओनली अट्रैक्शन वाला फोर्स है। कौन सा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला है, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन वाला भी होता है। अगर दो चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो रिपेल वाला फोर्स होता है, निगेटिव निगेटिव रिपेल होता है, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, और ये अट्रैक्शन वाला फोर्स है, और ये रिपल्सिव वाला फोर्स है। इसलिए कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला फोर्स है। मतलब कोई भी दुनिया की दो चीजें हो, हम और आप भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब बोलेंगे सर क्यों?
हम तो कभी एक दूसरे को चिपकते नहीं, हम तो बहुत क्लास में चिपकना चाहते हैं किसी को। हाँ, नहीं चिपकते। क्यों नहीं चिपकते भैया? इसका रीजन मैंने 10वीं क्लास में दिया है, क्योंकि हमारे मासेस बहुत छोटे। ये मासेस के ऊपर डिपेंड करता है, जितने बड़े ज्यादा मासेस उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। समझेगा? समझे ना? ओके, मतलब दो लोग हैं 100 केजी के, दोनों का मास सेम है, समझो। मास होते नहीं इतने तो भी ले रहा हूं, डिस्टेंस 1 मीटर पे खड़े समझो, मैं और आप। तो बताओ सर फोर्स, तो जी की वैल्यू होती है, वो बताऊंगा आपको। जी की वैल्यू पहले लिख लेता हूं, 6.67 होती है 10⁻11। मास है 100 केजी मल्टीप्लाई 100 केजी डिवाइड बाय डिस्टेंस, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 6.67 10⁻11, ये 10⁻4 है भैया। अरे 100 मतलब 10⁻2 10⁻2 10⁻4, और 1 का तो कोई फर्क ही नहीं होने लगता। 6.67 इंटू 10⁻7 भैया, -7 समझते हो ना? ये होगा 1 2 3 4 5 6, है ना? इतना छोटा फोर्स है भैया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से शिफ्ट करना था, हो गया बाद में 0। इतना छोटा फोर्स है, क्या एक दूसरे को खाकर अट्रैक्ट करेंगे हम एक दूसरे को? भैया कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते। मतलब 100 केजी के है तो भी बोल रहा हूं मैं, छोटे तो छोड़ दो भैया, जो तो काड़ी मीडी होते तो छोड़ दो, है ना? तो भी अट्रैक्ट नहीं होते। इसका रीजन ही यही है भैया। तो ये जो जी है, जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ब्रह्मांड में कहीं भी जाओ, विश्व में कहीं भी जाओ, इसकी वैल्यू आपको जी इज कौन है भैया? यूनिवर्सल, है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भैया। ठीक है, इसको यूजीसी भी कहते हैं कभी कभी, यूजीसी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, यूजीसी, ये यूजीसी कांस्टेंट है भैया। ठीक है, और इसकी वैल्यू दी गई है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज द, ये कांस्टेंट वैल्यू याद रखनी हमेशा के लिए। जैसे जी की वैल्यू हम लोग याद रखते थे दुआओं में हमेशा कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वैसी इसकी वैल्यू है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं? फार्मूला F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। मुझे G निकालना है तो F r स्क्वायर m1 m2। भैया मुझे बताओ, ये इधर गया, किधर? इधर। तो क्या होता है? मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। देखो ये मल्टीप्लाई था, डिवाइड गया, डिवाइड का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है ना सबको। इसका एसआई यूनिट निकालना है। मुझे बताओ, फोर्स नाम सुना है अपने 10th में? फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। आर कौन है? दूरी है भैया, दो ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी। दूरी कैसे गिनते? मीटर में। इसका स्क्वायर इसलिए इसका स्क्वायर है। अरे आर का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर है, किलोमीटर में नहीं गिनते भैया। एसआई यूनिट मीटर है, पहला चैप्टर पढ़ लेना। ये मास है भैया केजी, दूसरा मास केजी, तो इसका यूनिट बन रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्यों लिखा यूनिट? ये यूनिट आना चाहिए सबको, ये यूनिट आना चाहिए। इसके ऊपर एमसीक्यूज होता है, सीजीएस यूनिट होता है और एसआई यूनिट भी होता है। सीजीएस यूनिट में -11 डाइन पर सेंटीमीटर लिखते हैं, इसी को भैया न्यूटन का होता है डाइन, मीटर का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और केजी का होता है ग्राम स्क्वायर, और ये 10⁻8 आता है। यही तो गलती करते बच्चों को, सीजीएस और एसआई यूनिट समझ नहीं आता है। समझ में आ रहा है ना? यही वैल्यू 6.67 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, मैंने पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया कि एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या होते हैं, समझे ना? इसका डायमेंशन निकालने वाले मुझे बताओ, न्यूटन एक साइंटिस्ट है, उनका डायमेंशन याद होना चाहिए, क्योंकि इसका और एक जूल साहब है, बड़े मियाँ है, तो दोनों के अंदर इतना ही डिफरेंस है लेंथ में। देखो छोटे मियाँ बड़े मियाँ, m1 l1 t-2, m1 l2 ओनली लेंथ में डिफरेंस है भैया। अच्छी बात है सर, तो न्यूटन के डायमेंशन लिखो m1 l1 t-2। और मीटर क्या है भैया? लेंथ का पावर 2, डायमेंशन तो आते हैं ना, और ये m2 है। तो चलो भैया निकाल रहे हम लोग m-1। कैसे? मुझे बताओ भैया, ये m1 है, ये m2 ऊपर गए तो -2, -2 में से 1 गया तो -1, समझे? ये l मल्टीप्लाई भैया तो पावर की एडिशन, और t-2 ये है इसके क्या
डायमेंशन। कैसे आ गए, समझ में आ गए? न्यूटन के डायमेंशन, मीटर के, बाद में केजी के, इसका मैंने घोल चाल कर दिया और इसके डायमेंशन बता दिया। इंपॉर्टेंस है भैया, नोट डाउन करें, समझे ना? आपकी बुक्स की डायग्राम बाकी है, ठीक है, वो भी लेंगे हम लोग, पढ़ेंगे हम लोग। मतलब हमारे पास पहली जो फोर्स है भैया वो होगी जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। पहले ओरिजिनल दो कोई चीज थी, एक यहां एक यहां, इसका मास m1 है, इसका m2 है, दोनों के बीच में दूरी जो है r1 है, r1 बोलो, ठीक है। वही मैंने क्या किया, उसका डिस्टेंस डबल कर दिया। देखो ये मतलब यहां पे चीज आना चाहिए, देखो ना डबल लग रहा है कि नहीं। इसके मासेस वही है m2, डिस्टेंस r2 है। ये फोर्स लगाएगा भैया इसके ऊपर, ये m1 है, फोर्स 1 ड्यू टू सेकंड, फोर्स फर्स्ट ड्यू टू द सेकंड के कारण, और यहां पे फोर्स ड्यू टू सेकंड, फोर्स 2 ड्यू टू द फर्स्ट के कारण हो रहा है। ये फोर्स, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, देखो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। कोई शक है भैया? समझे? यहां पे भी वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन दूरी ज्यादा है तो फोर्स F2 कहेंगे। डिस्टेंस डबल हो गया, मतलब ये जो R2 है भैया डबल हो गया, डबल डिस्टेंस है। तो हम काम करते हैं कि यहां पे G मास m1 m2 डिवाइड बाय डिस्टेंस R2 का स्क्वायर है। लेकिन ये जो R2 है ना, ये टॉइस ऑफ R1 है। R1 से R2 डबल है, देखो ना यहां पे 10 सेंटीमीटर, यहां तो 20 सेंटीमीटर दूरी बढ़ा दी मैंने। तो एक काम कर सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू वैल्यू G m1 m2 डिवाइडेड बाय 2 R1 का स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब G m1 m2 डिवाइड बाय 4 R1 स्क्वायर है। चलो डिवाइड करते हैं, इस इक्वेशन को 1 बोलेंगे, नहीं, इसको 1 बोलेंगे और इसको 2 बोलेंगे। सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड है F2, फर्स्ट है F1। F2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, G m1 m2 डिवाइड बाय 4 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय G m1 m2 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। कोई शक है भैया? देखो F2 अपॉन F1, यहां पे है G m1 m2 डिवाइड बाय 4 R1 स्क्वायर। डिवाइड का मल्टीप्लाई करने का हक है आपका, लेकिन उसको न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर करते। पता है क्या आपको? पता है क्या भैया? m1 m2 स्क्वायर। मैंने बोला एक काम करते हैं, G से G मर गया, M से M मर गया, क्योंकि मासेस सेम है, कोई टेंशन नहीं। और R1 से R1 मर गया, तो मैंने देखा कि F2 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर जाएगा, F1 डिवाइड बाय 4, मतलब 1/4 है ना, 1/4 फोर्स मिलेगा। मतलब डिस्टेंस बढ़ने से हमारा फोर्स कम हो रहा है। मतलब इस चीज से जितना दूर 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 जाओगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला कम होता रहेगा। मतलब यहां पे फोर्स ज्यादा था, यहां पे फोर्स कम कम होते जा रहा है। मतलब डिस्टेंस 2 टाइम बढ़ गया तो 4 टाइम आपका फोर्स कम होगा। आपने 3 टाइम कर दिया तो स्क्वायर के फॉर्म में बोलना है, 3 का स्क्वायर कितना, 9 टाइम कम हो गया। किसी ने कहा 4 टाइम डिस्टेंस बढ़ा दिया हमने, 4 टाइम, 4 टाइम, पहले था 10 अब 40 मीटर कर दिया, तो आप बोलेंगे सर 16 गुना कम हो गया, 1/16 टाइम्स कम हो गया बोल सकते हैं। अगर F1 की वैल्यू 1 रखते हो तो F2 इज इक्वल टू 1/4 न्यूटन, इतना फोर्स कम हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। मतलब जितना दूर जाओगे उसका स्क्वायर करते जाना है, डिवाइडेड बाय करके, क्योंकि भैया इसी को यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। ये यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाला रूल है भैया, समझे? इस चीज से समझ में आता है। कोई लोग ऐसे भी लिखते होंगे इसको 0.25, एक ही मतलब है, अरे एक ही मतलब है ना, 1/4 और 0.25, 25 पैसा है ना, ऐसे बोल सकते। चलो ये होगी बात। हम लोग थोड़ा सा अब लॉजिकली बात करते हैं, और बाकी की तो चीजें पढ़ने वाली जैसी नहीं है कुछ, बाकी के स्पेरिकल सेल ये वो तो आपको पढ़ना पड़ता है थियोरेटिकली, उसमें कोई ऐसा लॉजिक जैसी चीज नहीं है। चलो तो हम लोग इसी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, जैसे कि एक बात ध्यान में रखना, आपके बुक्स के हिसाब से एक्स वाई जेड एक्सिस दे वाला, देखो यहाँ पे ये एक्स, ये वाई और ये जेड है। जैसे कि ओरिजिन है भैया, 2 मासेस लिए वाले हैं m1 और m2। देखो एक लिए वाला है ऐसे यहां पे m1 और दूसरा लिए वाला है यहां पे, ठीक है, m2।
तो ये है वेक्टर फॉर्म में, और ये वेक्टर ये है, और ये वेक्टर ये है। इसको R1 बोलो, इसको R2 बोलना है, ये 2 1 बोलो। बात समझ में आ रही है? इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस लिया है। कोई शक है भैया? ये R1 वेक्टर या R2 के। आपने ट्राइंगल लॉ पढ़ा? ट्राइंगल लॉ देखो, ट्राइंगल लॉ के हिसाब से देखो, इसको R1 को इधर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको मैंने ऐसा करके रखा है, ठीक है। बाद में रखा है मैंने ये देखो, ये R1 वेक्टर, देखो ये R1 दिख रहा है, ये है R21 वेक्टर, और ये जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं उसको। पता है क्या आप लोगों को? मैथमेटिकल मेथड तो पढ़ा होगा आपने। तो क्या रूल्स है वेक्टर का? रूल्स देखो, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर होता है। अरे ट्राइंगल लॉ है भैया, पहले का एंड दूसरे का ओरिजिन, पहले का एंड दूसरे का ओरिजिन होना चाहिए। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? पहले का ओरिजिन को ओरिजिन और दूसरे का एंड को एंड मिलने वाला रिजल्टेंट वेक्टर होता है। कौन होता है? ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है, मैंने पढ़ाया था, याद होगा आपको। तो यहां पे करोगे तो R2 इज इक्वल टू R1 प्लस ये लिख सकते हैं हम लोग। कोई शक है? अगर किसी ने कहा R2 1 निकालना है मुझे, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? मैं आपके बुक्स में क्यों लिखा है समझ में आता होगा। तो मुझे ये ग्रेविटेशंस के बारे में पढ़ाना है यहां पे, कि यहां पे हम लोग 2 मासेस ले रहे थे, एक और एक। इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो मानते हैं हम लोग R, ठीक है ना? कोई संदेह नहीं होना चाहिए, संदेह। इसका मास है m1, इसका मास है भैया m2। ये फोर्स लगा रहा है फर्स्ट ड्यू टू द सेकंड, और ये लगा रहा है फोर्स सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट। मतलब ये फोर्स लगा रहा है फर्स्ट ड्यू टू द सेकंड और सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट के कारण लगा रहा है। मतलब म्यूचुअल फोर्स भैया, मैं आपके ऊपर फोर्स लगा रहा, आप मेरे ऊपर फोर्स लगा। न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सर भूल जाते हैं ना हम लोग, बच्चे आप ही तो पढ़ना पड़ेगा भैया, कोई इसमें ये नहीं है आपको, ठीक है ना? कोई ऑप्शंस नहीं है। चलो मैं इसका फोर्स निकाल रहा, फोर्स फर्स्ट ड्यू टू द सेकंड। क्या है हमारे पास न्यूटन्स लॉ? G m1 m2 डिवाइडेड बाय R, है ना? ये 1 2 का स्क्वायर है। कोई शक है भैया? ओके, ये फोर्स है हमारे पास। या R डिस्टेंस ओनली R ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भैया ये जो है, तो ये जो R का डिस्टेंस है हम लोग गिन सकते हैं माइनस R21 के कारण। ये यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर क्या है सर? भूल गए? स्केलर वेक्टर में मैंने यूनिट वेक्टर, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन दिखाने का। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है भैया? किसी का डायरेक्शन दिखाने का काम करता है, समझे? किसी का डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना? मैंने कुछ अलग लिखा है क्या? हाँ, 1 2 1 2 1 2। बात समझ में आ रही है? डायरेक्शन, जो फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। सेम टू सेम भैया वैसे ही फर्स्ट सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट, देखो सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट है, सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट है। इसके बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं यहां पे, कैसे? कि G m1 m2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, यहां पे माइनस R21 का यूनिट वेक्टर। लेकिन भैया एक बात ध्यान रखो, ये फोर्स लगा रहा है इधर, ये फोर्स लगा रहा है इधर, मतलब ये फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, ये फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। अरे मैंने बोला मैं खींच रहा हूं, आप मेरे तरफ, आप उधर खींच रहे हो, लेकिन डायरेक्शन आपका इधर है और मेरा आपके तरफ है। देखो अपोजिट डायरेक्शन है, देखो जूम, देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर। तो इसीलिए ये जो फोर्स है ये फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट बट अपोजिट, ये म्यूचुअल फोर्स है भैया, है ना? न्यूटन्स के लॉ के हिसाब से देखो, एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। तो इसलिए यहां पे अपोजिट डायरेक्शन दिखाते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्स है एक दूसरे के। एक का डायरेक्शन इधर, एक का इधर है। देखो इसका डायरेक्शन इधर दिख रहा है, इसका इधर है, इसलिए माइनस लिखते हैं। बाकी चीजें आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल करना है तो कर सकते हैं। तो ऐसे तो कितने भी फोर्सेस लगा सकते हैं ना हम लोग। जैसे कि यहां पे एक मास है m1, ये m2 के ऊपर भी फोर्स लगा सकता है, m3 के ऊपर लगा सकता है। देखो m2 m3 m4 लाखों पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, है ना?
सेकंड, फर्स्ट ड्यू टू थर्ड, फर्स्ट ड्यू टू फोर्थ, फर्स्ट ड्यू टू फिफ्थ, फर्स्ट ड्यू टू यन तक लगा सकते हैं। मतलब ये जो m1 है ये सभी तरफ फोर्स ऐसे 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 सब तरफ लगा सकता है। तो ये बातें, बाकी बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एज पर माय व्यूज। इसके बाद में मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले। ये था सेकंड लेक्चर आपका, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जी वैल्यू है वो, और ये याद रखना दुआ में हमेशा, m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसके ऊपर आपको नीट, MHT, CET, JEE सभी के अंदर आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो फोर्स कौन सा है, लेकिन ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये सेंट्रल फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ये सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, m1 m2 मासेस है भैया, दो मासेस के बीच में का अट्रैक्शन वाला फोर्स है। और ये कब अट्रैक्शन कर सकते हैं, इसके अंदर जब तक इसका फोर्स की लाइन और इसकी फोर्स की लाइन जब तक ज्वाइंट ना हो जाए तब तक, इसकी फोर्स की लाइन और इसकी फोर्स की लाइन। लॉ तो समझ में आ रहा है, सिंपल है लॉ, है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एनी टू मैटर्स पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल। लेकिन कहां से कहां, सेंटर टू सेंटर, एंड एक्ट्स अलोंग द लाइनिंग जॉइंट टू मैटर्स पार्टिकल। ये दोनों लाइन एक दूसरे को ज्वाइन होना चाहिए। ये था आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं करता हूं यही खत्म इस चैप्टर को नहीं भैया, इस लेक्चर को। और न्यू लेक्चर जो आने वाला है आपका 5.4 मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट को कैसे मेजर किया जाता है, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियोस आने वाला है। तब तक बच्चों आप अपनी पढ़ाई करते रहना, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना है। जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि एनर्जी मिलने से मैं अच्छे वीडियो बनाते रहूंगा। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।